हे हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज का हमारा टॉपिक है थियरीज ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, तो ये जो थियरीज ऑफ इवोल्यूशन है ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो मैं इसको दो पार्ट में लेके आऊँगा। ठीक है, तो ये पार्ट वन है, तो आज हम पार्ट वन करेंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद आपका पार्ट टू वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था थियरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं थियरीज ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, तो लाइफ ओरिजिनेट हम लोग करा चुके हैं। अब लाइफ ओरिजिनेशन के बाद उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ। ठीक है, तो हमने लास्ट में छोड़ा था ना स्पेसिएशन। ठीक है, तो स्पीशीज़ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, बेसिकली इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो वो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो टॉपिक डाल लीजिए थियरीज ऑफ एवोल्यूशन, पेन पेपर तैयार रखिए और चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास चार थियरीज हैं मेन। वैसे तो बहुत सारी थियरीज हैं कि इवोल्यूशन कैसे हुआ, बट बेसिकली हम यहाँ पर चार थियरीज को मेन कंसर्न करेंगे। ठीक है, तो हमारी यहाँ पर 4 थियरीज हैं। ठीक है, टू एक्सप्लेन द थियोरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो चार थियरीज हैं ये आपका बताती हैं कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ क्या है, कैसे हुआ है आपका। ठीक है, तो स्पीशीज़ जो हमारी बनी है उनका ओरिजिन कैसे हुआ, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास चार थियरीज हैं। ठीक है, तो सबसे पहले थियरी का जो नाम है उसका नाम है आपका लेमार्किज्म। क्या नाम है? लेमार्किज्म। ठीक है, मतलब ये थियरी लेमार्क ने दी थी। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम है लेमार्क्स थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लेमार्क्स थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, तो ये हमारी पहली थियरी है। अभी मैं पहले चारों थियरी लिख देता हूँ, फिर उसके बाद एक एक करके उसको एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे। उसके बाद लेमार्क ने जो थियरी दी ना, उसने बोला कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर होता है। ठीक है, तो उसकी थियरीज में कुछ प्रॉब्लम्स होंगे। देखो, अगली थियरी तभी आता है जब पुरानी थियरी में कुछ आपकी लिमिटेशंस होती हैं। ठीक है, तो पुरानी लेमार्क की थियरी में कुछ लिमिटेशंस थी, तो उसको दूर करने के लिए आपका डार्विन ने थियरी दी, तो हम उसको बोलते हैं डार्विनिज्म। क्या बोलते हैं? डार्विनिज्म। ठीक है, या इसका दूसरा नाम है डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, उसके बाद हमारी तीसरी थियरी है म्यूटेशन थियरी। ठीक है, तो म्यूटेशन थियरी किसने दी थी आपकी? ये दी थी ह्यूगो डी वेरीज ने। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ म्यूटेशन थियरी बाय ह्यूगो डी वेरीज। ठीक है, नेक्स्ट हमारी फोर्थ थियरी है जो आपकी जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। तो आपकी वो है फोर्थ वाली, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, सो दीज आर दी 4 थियरीज जिसको हमको एक एक करके डिटेल में अब हमें आगे पढ़ना है। इन्हीं थियरीज को एक एक करके हम डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं लेमार्किज्म। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं लेमार्किज्म। देखो, हम हर थियरी में क्या करने जा रहे हैं, हम हर थियरी में देखने जाएंगे सबसे पहले कि ये थियरी कहती क्या है, मतलब किसने दी, ये थियरी कहती क्या है, इसके सेलिएंट फीचर्स क्या क्या हैं, मतलब क्या क्या इस थियरी की प्रोपोजिशंस हैं। उसके बाद उसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं, फिर उसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं जो उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब उसके अगेंस्ट में क्या क्या है, फिर उसका क्रिटिसिज्म क्या है। ठीक है, तो ये सब हमारा एक फॉर्मेट रहेगा हर थियरी को प्रिपेयर करने का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं लेमार्किज्म। तो लेमार्किज्म की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इसका ये दिस वाज द फर्स्ट थियरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ दिस वाज द फर्स्ट थियरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, और दी किसने थी आपका? ये आपका लेमार्क ने दी थी, बाय लेमार्क। लेमार्क एक साइंटिस्ट था आपका, ये शायद फ्रेंच था, फ्रेंच साइंटिस्ट था, और ये आपका लगभग 1801 में इसने अपनी थियरी दी थी जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट थियरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, लेमार्किज्म। तो इसकी बेसिकली इसकी थियरीज के 4 प्रोपोजिशंस थे, मतलब किस बेस पे इसने अपनी थियरी को बोला था, तो उसके 4 प्रोपोजिशंस थे। तो ये आपको जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, वो आपको अच्छे से करना है। देखो, मैं आपका कंटेंट बेसिकली हम पढ़ रहे हैं अभी। ये बुक है वीर बाला रस्तोगी। ये आई थिंक आप लोगों ने नाम सुना होगा इसका। अगर आप लोगों को सोर्स में कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको उसके लिए अलग से वीडियो बना के बता दूंगा, बट सोर्स यही है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा दिया हुआ, तो मैंने सिर्फ आपको एग्जाम ओरिएंटेड आपको मैं बता रहा हूँ, और ऐसा भी नहीं है मैं कुछ छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो हर चीज़ मैं आपकी कवर कर दूंगा, इसी में कुछ छूटेगा नहीं। ठीक है, तो उसकी 4 प्रोपोजिशंस क्या क्या थी, तो मैं वो एक एक करके आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले उसने बोला इंटरनल वाइटल फोर्स ज़रूरी होती है। उसने बोला इवोल्यूशन के लिए 4 चीज़ें आपको चाहिए। ठीक है, तो 4 चीज़ें क्या क्या हैं पहले मैं लिख देता हूँ, वरना वीडियो लंबी होगी।
ठीक है गाइस, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया आपका फर्स्ट इज मतलब जो लेमार्क ने बोला कि 4 चीज़ें चाहिए इवोल्यूशन होने के लिए, तो सबसे पहले उसने बोला इंटरनल वाइटल फोर्स। इंटरनल वाइटल फोर्स का क्या मतलब होता है? इंटरनल वाइटल फोर्स का मतलब होता है कि अंदर से कोई एक वाइटल फोर्स होती है जो हर लिविंग बींग को कहती है कि वो अपना इवोल्यूशन करे, मतलब ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को देखे। ठीक है, तो वो आपका इंटरनल वाइटल फोर्स में आ गया। दूसरा होता है आपका इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट एंड न्यू नीड्स। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि इन्वायरमेंट के हिसाब से आपका नई नई चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, तो उन नई चीज़ों को इन्वायरमेंट के हिसाब से आपका कैसे मतलब जैसे इन्वायरमेंट है, जैसे मान लो कोई स्पीशीज़ है जो आपका डेजर्ट एरिया में रहती है। ठीक है, तो डेजर्ट एरिया में रहती है तो उसको डेजर्ट एरिया में रहने के लिए डेजर्ट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा, तो उसको उसके हिसाब से इवोल्व होना पड़ेगा। जैसे माइस है, मतलब कोई भी स्पीशीज़ है उसको अपना साइज़ छोटा छोटा रखते हैं वो लोग अपना साइज़। ठीक है, ताकि आपका हीट का डिसिपेशन हो पाए। और जो यही चीज़ अगर आप आर्कटिक में चले जाओगे, मतलब कोल्ड एरिया में, तो अपना बॉडी साइज़ बड़ा रखते हैं। एलेंस रूल कहता है ना कि जितना बड़ा साइज़ होगा उतनी जो हीट है वो कम लॉस होगी। ठीक है, तो ये हीट कम लॉस करने के लिए अपना बड़ा साइज रखते हैं, और ये अपना हीट लॉस करने के लिए छोटा साइज रखते हैं। तो ये आपका इन्वायरमेंट का इफेक्ट आ गया। ठीक है, तो इन्वायरमेंट के इफेक्ट के हिसाब से हमने देख लिया। उसके बाद आपका यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। ठीक है, तो यूज एंड डिसयूज का क्या मतलब है? यहाँ पर लेमार्क बोलता है कि जो ऑर्गन्स आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, तो जो ऑर्गन्स आप ज़्यादा यूज़ करते हैं उनका इवोल्यूशन हो जाता है, वो ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंटली मैं ऐसे यहाँ पर लिख देता हूँ, फ्रीक्वेंटली यूज ऑर्गन जो होते हैं, यूज ऑर्गन ये बेटर डेवलप्ड होते हैं, बेटर डेवलप्ड होते हैं लोग। ठीक है, और जो आप फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, तो वो लेस डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, वो बेसिकली एक टाइम के बाद डीजनरेट हो जाते हैं, बॉडी में रहते ही नहीं है। जैसे एग्जांपल उसने दिया कि जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है उसमें जो सॉकिक्स है हमारा लास्ट वाली, तो पहले हमारी टेल हुआ करती थी, बट हमने टेल का यूज़ खत्म कर दिया, तो वो टाइम के साथ डीजनरेट हो गई और अब हमारे पास टेल नहीं है। ठीक है, तो ये आपका यूज़ एंड डिसयूज़ हो गया। और यूज़ में क्या है कि जैसे मान लो जिराफ है, जिराफ का एग्जांपल उसने दिया था, कि बोला कि उसको वो नीचे की घास नहीं खाता, वो पेड़ के पत्ते खाता। तो पेड़ के पत्ते खाने के लिए उसने अपनी नेक को क्या करा, इलोंगेट करना शुरू करा। ठीक है, तो पहले मतलब उसकी छोटी नेक थी, तो उसने क्या करा, पेड़ यहाँ पर है तो अपनी नेक को थोड़ा थोड़ा इलोंगेट करने के लिए, पेड़ के पत्ते खाने के लिए, तो आज उसकी नेक जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। ठीक है, तो ये यूज़ का एग्जाम्पल आ गया। उसके बाद आपका इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो उसने बोला कि जो जनरेशन होती है, मान लो ये पेरेंट्स हैं, ठीक है, तो पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग है, पेरेंट्स से जब ऑफस्प्रिंग बनती है, तो उस ऑफस्प्रिंग में जो पेरेंट ने कैरेक्टर्स एक्वायर करे हैं वो ट्रांसमिट हो जाते हैं ऑफस्प्रिंग में। ठीक है, तो ये आपका इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर होला। तो ये 4 चीज़ों के बेस पे उसने बोला कि ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन होता है। ठीक है, तो फर्स्ट इज इंटरनल वाइटल फोर्स, मतलब अंदर से लगना चाहिए कि हाँ भाई इवोल्यूशन चाहिए चीज़ों को ठीक करने के लिए, मतलब ज़रूरत के हिसाब से। फिर उसके बाद इन्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ों को करना है। फिर यूज़ एंड डिसयूज, जो चीज़ें आप ज़्यादा यूज़ करोगे वो बेटर डेवलप हो जाएंगी, जो यूज़ नहीं करोगे वो आपकी डिसअपियर हो जाएंगी। देन लास्ट वन इज इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। जो पेरेंट्स जो एक्वायर करते हैं, जैसे मान लो कोई बॉडी बिल्डर है, ठीक है, तो बॉडी बिल्डर है तो उसका जो बेटा है वो भी बॉडी बिल्डर टाइप का ही उसका मस्कुलेचर होगा। तो ऐसा मतलब डार्विन कहता है कि एक्वायर्ड कैरेक्टर जो है, एक्वायर्ड किया ना, वो बॉडी उसने बाद में बनाई, पैदाइशी तो बॉडी बनी हुई नहीं थी उसकी। तो बॉडी बिल्डर टाइप जो लोग होते हैं उनके बच्चे भी बॉडी बिल्डर टाइप होते हैं, ये ऐसा लेमार्क बोलता है। ठीक है, सो दीज आर दी 4 प्रोपोजिशंस ऑफ लेमार्किज्म। ठीक है, अब हम इसमें इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। ओके, सो एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल बहुत सारे, जैसे मैंने आपको अभी जिराफ का एग्जाम्पल दिया, उसके अलावा मैंने अभी आपको जैसे मैं 2-4 एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देता हूँ। तो फर्स्ट इज इवोल्यूशन ऑफ लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ। ठीक है, तो जिराफ की जो लॉन्ग नेक है उसका इवोल्यूशन, इसका एग्जाम्पल है आपका। दूसरा एग्जाम्पल है आपका जो इसने बोला है जो केव ड्वेलर्स होते हैं, जो केव ड्वेलर्स होते हैं ना, मतलब जो गुफाओं में रहते हैं, उसने बोला कि उनके पास पहले क्या थी, पहले आईसाइट थी उन लोगों के पास। ठीक है, तो उनकी आईसाइट क्या हुआ, जब ये गुफाओं में रहना शुरू कर दिया तो इनकी आईसाइट धीरे धीरे लॉस हो गई और इनकी आईसाइट चली गई। तो ये इसने बोला कि यूज़ एंड डिसयूज़ को सपोर्ट करता है। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल इसने बोला डिसअपियरेंस ऑफ द लिम्ब ऑफ स्नेक्स। इसने बोला लिम्बलेस स्नेक्स। इसने बोला कि स्नेक्स को चलने के लिए पैरों की ज़रूरत नहीं थी, तो उसके लिम्स जो थे वो आपके क्या हो गए, वो हो गए एक्सटेंट हो गए, मतलब डीजनरेट हो गए। नेक्स्ट आपका इसने एग्जांपल दिया इसका, जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं ना, उनके आपने देखे होंगे कि जो ये होते हैं क्लॉज होते हैं वो रिट्रैक्टाइल होते हैं। रिट्रैक्टाइल क्लॉज किस लिए होते हैं, ताकि वो जो फ्लैश होता है उसको अच्छे से खा सकें। ठीक है, तो रिट्रैक्टाइल क्लॉज ऑफ कार्निवोरस एनिमल। ठीक है,
तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं जो हाँ आपको याद रखने पड़ेंगे, रख सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फ्लाइटलेस बर्ड जो होती है, ठीक है, फ्लाइटलेस बर्ड। तो उसने बोला कि जो बर्ड्स होती हैं वो उड़ती हैं, लेकिन जो ऑस्ट्रिच है, इसमें एग्जांपल आपका ऑस्ट्रिच, जो ऑस्ट्रिच है उसको उड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो फ्लाइटलेस है, तो उसके पंख जो हैं वो विंग्स जो हैं वो आप उसके वो डिजनरेट हो गए, ठीक है। तो ये आपके एग्जांपल्स हो गए। देन उसके बाद हम क्रिटिसिज्म पे बढ़ते हैं। क्रिटिसिज्म क्या हुआ इसका, ठीक है। तो क्रिटिसिज्म में आपको 4-5 एग्जांपल्स के तौर पे आपको याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहला मैं यहाँ पे लिखूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा इंग्लिश में, मैं आपको ऐसे ही बोल के बता देता हूँ, आप उसको सिर्फ 2 पॉइंट में चाहो तो लिख लो, चाहे तो जैसा भी आपको समझ लो उसको, ठीक है, लिख लेना बेटर होगा आपके लिए। तो सबसे पहला एग्जाम्पल दिया यहाँ पर, क्रिटिसिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि जो इसने बोला ना, जो यूज़ करने पे चीज़ें जो होती हैं वो बेटर डेवलप हो जाती हैं और डिसयूज़ करने पे वो डिजनरेट हो जाती हैं। तो इसका एक एग्जांपल हम यहाँ पर अगर दें तो जो इंसान ज़्यादा पढ़ता और लिखता है, ठीक है, मान लो समवन हु इज़ रीडिंग, जो रीडिंग बहुत ज़्यादा करता है, तो उसकी आई साइट क्या हो जाती है, आई साइट वो वीक हो जाती है। ऐसा जनरली होता है ना, बहुत ज़्यादा जो आंखों का यूज़ करता है उसकी आई साइट जो हो जाती है वीक हो जाती है। तो पहला क्रिटिसिज्म तो ये हो गया कि यूज़ और डिसयूज़ के ऊपर आपका ये हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल है कि अगर कोई इंसान, मान लो वाइटल फोर्स है ना, मान लो अगर मुझे अंदर से लग रहा है कि मुझे उड़ना है, तो उड़ना है तो उसका मतलब क्या हुआ कि मेरे अंदर वो पंख आ जाने चाहिए, ठीक है, तो विंग्स आ जाने चाहिए मेरे अंदर, बट ऐसा नहीं होता है। तो अगर आपकी वाइटल फोर्स जो है वो आपके हिसाब से मतलब नहीं हो पा रहा है, तो फिर कैसे आप लमार्किज्म को सपोर्ट कर दोगे, मतलब नहीं हो सकता ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, नो न्यू नीड्स ऑफ ऑर्गन नॉट ट्रू, ठीक है। एग्जाम्पल, पर्सन वांट्स टू फ्लाई, तो वो उड़ना चाहता है बट वो उड़ नहीं पा रहा क्योंकि उसके विंग्स नहीं निकल के आए, ठीक है। रेड बुल में बोलता है ना, तो ऐसा कुछ है नहीं रियल में, तो पी के ऐसा मत सोचना कि मैं उड़ने लग जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद आपका इसने जो बोला ना कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, तो ऐसा भी नहीं है कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर हो जाता है। जैसे मान लो कि अगर कोई रेसलर है तो उसका बेटा रेसलर तो होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस है, कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स नॉट ट्रू, ठीक है। तो ये भी ट्रू नहीं है, क्योंकि इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो कि रेसलर का बेटा रेसलर नहीं होता है हमेशा, ठीक है। उसके अलावा एक और एग्जांपल जो बहुत कॉमन है, सर्कमसीजन का, सर्कमसीजन, ठीक है। सर्कमसीजन पता है ना क्या होता है, जो ज्यूज़ और मुस्लिम्स होते हैं उसमें जो पीनिस होता है उसका जो थोड़ा सा पार्ट जो होता है वो सरकमसाइज कर देते हैं, ठीक है। तो बट ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट जनरेशन जब आएगी तो उसमें ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, नहीं, हर जनरेशन में करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक्वायर्ड कैरेक्टर इनहेरिट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल है। उसके अलावा एक एग्जांपल और मैं आपको बताता हूँ कि एक ये था ऑगस्ट वाइजमैन, अगर आपने उसका नाम सुना, ऑगस्ट वाइजमैन। 1904 में ऑगस्ट वाइजमैन ने क्या करा, एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा। उसने क्या करा, एक रैट लिया, या माइस बोल लो, माइस लिया, और 80 जनरेशन तक उसकी जो टेल थी वो उसने कट कर दी, ठीक है। तो 80 जनरेशन तक उसने उसकी टेल कट कर दी, और उसने देखा कि 81 जनरेशन में भी उसकी टेल ऐसे के ऐसे ही थी, टेल प्रेजेंट थी। तो उसने बोला कि भाई ये तो तुमने गलत बोल दिया कि यूज़ एंड डिसयूज़ के 80 जनरेशन तक वो क्या करता था, चूहा पैदा हुआ, बच्चे मतलब माइस पैदा हुआ, और पैदा होते ही उसकी टेल काट दी, तो मतलब उसकी पूरी लाइफ में उसने टेल का यूज़ ही नहीं करा। तो लेमार्क के हिसाब से तो ये टेल जो थी आपकी आनी नहीं चाहिए थी कुछ जनरेशन बाद, बट 81 जनरेशन जो थी वहाँ तक ये टेल कंटिन्यू थी, ठीक है। तो यहाँ पर फिर ये डिस्कार्ड कर दिया गया। उसके अलावा आपने अगर एक एग्जांपल सुना हो, पैवलोव वाला वही था, बचपन में हमने कहानी सुनी होगी कि कुत्ते को घंटी बजाता था तो वो खाना लेने आता था, फिर कुछ टाइम बाद क्या होता था कि वो खाना नहीं देता था, सिर्फ घंटी बजाता था, तो जो डॉग था वो सलाइवेशन करने लग जाता था। ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो पैवलोव का एक्सपेरिमेंट था। तो बट ऐसा नहीं है कि इस जनरेशन में अगर डॉग को सिखाया गया कि बेल बजने पे आपको फूड मिलेगा तो हर जनरेशन में ऐसा ट्रांसमिट हो जाए, मतलब ऐसा हो जाना चाहिए था लेमार्क के हिसाब से, बट ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो पैवलोव का जो एक्सपेरिमेंट था इसने भी ये प्रूव करा कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जो हैं वो इनहेरिट नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक थियोरी दी थी, वाइजमैन ने ही थियोरी दी थी, थियोरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। क्या है, थियोरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, ठीक है। ये आपका इसने 1892 में दी थी।
तो ये जो थियोरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म है, ठीक है, ये थियोरी और मेंडल का लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये दोनों मिलकर डिस्कार्ड करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर के कंसेप्ट को, ठीक है, प्लस मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो ये दोनों मिलके भी रिजेक्ट करते हैं आपका कंसेप्ट ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि जर्म प्लाज्म थ्योरी क्या कहती है, मैं आपको जर्म प्लाज्म थ्योरी के बारे में 2 पॉइंट बता देता हूँ। जर्म प्लाज्म थ्योरी के हिसाब से, जर्म प्लाज्म थ्योरी के हिसाब से जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके पास 2 तरह की सेल्स होती हैं, ठीक है। एक को हम बोलते हैं जर्म सेल और एक को हम बोलते हैं स्टेम सोमेटिक सेल, सोमेटिक सेल, ठीक है। तो जर्म सेल्स जो होती हैं वो आपकी गोनाड्स वगैरह जो होते हैं ना, जो ऑर्गेनिज्म के गोनाड होते हैं उसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये आपकी गोनाड में होती हैं और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो ट्रांसमिट होती है वो आपकी जर्म सेल होती है। जैसे मेल में अगर देख लो तो स्पर्म होता है और फीमेल में अगर देख लो तो ओवा होता है, ठीक है। तो ये आपकी जर्म सेल होती है। इसके अंदर इनहेरिटेड कैरेक्टर्स होते हैं, जो इनहेरिटेड मटेरियल होता है वो ट्रांसमिट होता है। दूसरी होती है सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल में जो होता है ये पूरी बॉडी, जो जर्म सेल के अलावा जितना भी बॉडी का फॉर्मेशन है वो सोमेटिक सेल करती है और ये आपका नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं होती है। नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसमिट इसका नहीं होता है और इसका नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। तो जर्म प्लाज्म थ्योरी यही कहती है कि वो कैरेक्टर्स जो आपके जर्म सेल के अंदर हैं, जो वो कैरेक्टर जो जर्म सेल्स के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं वो तो अगली जनरेशन में जाएंगे, बट जो कैरेक्टर्स आपके सोमेटिक सेल्स ने एक्वायर करे हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएंगे। तो ये आपकी थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म कहती है, ये आपकी थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म कहती है, ठीक है। कोई डाउट इसमें? ओके, वेरी गुड। सो दिस वाज अबाउट दी लैमार्किज्म। अब लैमार्क में जो ये प्रॉब्लम थी इसको थोड़ा सा ओवरकम करने के लिए इसी के चहेते जो थे, मतलब लैमार्क के जो शिष्य थे, उन्होंने न्यू लैमार्किज्म के नाम से कंसेप्ट दिया ताकि उनकी थ्योरी को मतलब थोड़ा सा और उन्होंने अच्छे से मॉडिफाई करके प्रेजेंट करना चाहा ताकि एडेप्टेशन ज़्यादा हो जाए। तो मैं थोड़ा सा न्यू लैमार्किज्म के बारे में बताने जा रहा हूँ आपको, ठीक है, ठीक है। तो ये न्यू लैमार्किज्म के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो न्यू लैमार्किज्म क्या कहते हैं? न्यू लैमार्किज्म के जो सपोर्टर्स थे वो आपका इसमें 2 नाम आपको याद रखना है, TH मॉर्गन और कोप, ठीक है। तो इन दोनों ने मिलकर न्यू लैमार्किज्म का कंसेप्ट दिया और इन्होंने बोला कि कुछ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो जर्म सेल्स में एक्युमुलेट होते रहते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ठीक है। तो मान लो कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे मान लो किसी का स्किन कलर है तो वो जनरेशन टू जनरेशन मान लो एक्युमुलेट होता जा रहा है, ठीक है। तो अब इन्होंने बोला कि वैसे स्किन कलर तो आपका वो हो गया ना, एक जेनेटिक हो गया, बट मैं स्किन कलर उस पॉइंट से बोल रहा हूँ जैसे मान लो कोई इन्वायरमेंट चेंज की वजह से स्किन कलर हो रहा है किसी का, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ, तो मान लो कोई जनरेशन टू जनरेशन उसका स्किन कलर चेंज हो जा रहा है, तो ये न्यू लैमार्किज्म कंसेप्ट ये कहता है कि इसकी वजह से क्या होगा, कुछ टाइम बाद क्या होगा कि जब ये कैरेक्टर्स एक्युमुलेट हो जाएंगे बहुत सारी जनरेशन के बाद, तो इसकी वजह से आपका नई स्पीशीज़ बन जाएगी या नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो द एक्वायर्ड कैरेक्टर विच बीइंग इनकॉर्पोरेटेड इन द जर्म प्लाज्म आर हेरिटेबल, ठीक है। तो ये हेरिटेबल है एंड दे एक्यूमुलेट जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, which resulting into origin of न्यू स्पीशीज, या न्यू स्पीशीज भी नहीं हुई तो नई फॉर्म बन जाएगी कुछ, ठीक है। तो ये आपका न्यू लैमार्किज्म बोलता है, ओके। तो अब इस न्यू लैमार्किज्म को सपोर्ट करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट है हमारे पास, ठीक है। तो मैं आपको कुछ एक्सपेरिमेंट बनाता हूँ विच सपोर्ट्स द इनहेरिटेंस एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ठीक है। तो जो एक्वायर्ड कैरेक्टर का इनहेरिटेंस हो रहा है, जो पिछली थियोरीज में मजाक बनाया था ना लैमार्क का कि एक्वायर्ड कैरेक्टर जो है वो इनहेरिट नहीं होते हैं, तो उस थ्योरी को ही सपोर्ट करता है न्यू लैमार्किज्म। और उस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जो सपोर्ट करते हैं इनकी जो बात इन्होंने बोली है, ठीक है। तो दीज आर दी एक्सपेरिमेंट्स, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ पहले, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपके 3 नाम लिखे एक्सपेरिमेंट्स के। एक मैकडगल रेट्स एक्सपेरिमेंट है। इसने क्या करा, इसने रेट्स को ना, जो माइस थे, चूहे थे, उनको 45 to 50 जनरेशन तक ट्रेनिंग दी, ठीक है। आप इसको अपने हिसाब से इंग्लिश में लिख लेना, मैं पूरा सेंटेंस लिखूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है। तो मैकडगल रैट एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है, इसने 45 to 50 जनरेशन्स तक रैट्स को ट्रेनिंग दी एक एस्केप रूट की, मतलब उसको एक पिंजरे में बंद कर देता था और फिर उसको एक एस्केप रूट फॉलो करवाता था। मान लो ऐसे पिंजरा है, तो यहाँ पर इसका एग्जिट गेट है, तो वो इस रैट को एक पर्टिकुलर एक पाथ फॉलो करवाता था ताकि ये एरर कम करे, ठीक है। इसमें बहुत सारे पाथ थे तो एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो कराता था
तो इसको हम एस्केप रूट बोलते हैं। तो इस एस्केप रूट को फॉलो कराता था और इसने देखा कि विद इंक्रीजिंग इन द जनरेशन, ठीक है, मतलब एक जनरेशन को सिखाया, फिर अगली जनरेशन, ऐसे सिखाता गया। तो इसने देखा कि जब जनरेशन का नंबर बढ़ने लगा, मतलब 25 से 30 जनरेशन के बाद इसने देखा कि नंबर ऑफ एरर्स जो है जो ये कमिट कर रहे हैं, जो ये जो ये रैट्स हैं, जो ये पाथवे मतलब एरर होने, मतलब इधर से गया तो इधर भाग गया, कहीं इधर उधर भाग गया, ठीक है, तो अपने रास्ते से भटक गया, तो इसका होने के चांसेस जो थे वो जनरेशन बढ़ने के साथ साथ वो डिक्रीज होने लग गए। तो इसका मतलब इसने बोला कि देखो मैंने इसको, ये एक्वायर्ड कैरेक्टर था कि इसको इस रूट से होकर निकलना था, तो जनरेशन जैसे जैसे जनरेशन बढ़ने लगी तो वो एक ये एक्वायर्ड कैरेक्टर एक्यूमुलेट होने लगा, और एक्यूमुलेट होने के साथ साथ क्या हुआ, फिर ये ट्रांसमिट होने लगा अगली जनरेशन में, इसलिए अगली जनरेशन जो है वो कम एरर कर रही है, तो नंबर ऑफ एरर्स यहाँ पर उनके डिक्रीज हो गए, ठीक है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था जो मैकडगल ने किया। फिर वाइट माइस का एक एक्सपेरिमेंट है। तो वाइट माइस जो है, इनको अगर आप हाई टेम्परेचर पे रेयर करते हो, मतलब हाई टेम्परेचर पे अगर इनकी ग्रोथ होती है, हाई टेम्परेचर मतलब लगभग ज़्यादा नहीं, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास का हाई टेम्परेचर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर इन वाइट माइस को इस टेम्परेचर पे आप डेवलप करा रहे हो तो यहाँ पर जो माइस बनेंगे इनकी बॉडी लॉन्गर हो जाती है, ठीक है, तो बॉडी लॉन्ग हो जाती है और टेल भी इनकी लॉन्ग हो जाती है, टेल, बॉडी, ठीक है, ये सब इनकी लॉन्ग हो जाती है, तो टेल बॉडी हो जाती है, और लिम्स भी इनके लॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है। और ऐसा ये जो कैरेक्टर इन्होंने डेवलप करा इस टेम्परेचर चेंज की वजह से, ये आपका नेक्स्ट जनरेशन में एज इट इज़ ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। तो ये दूसरा एक्सपेरिमेंट था। तो क्या था वाइट माइस में, अगर आप हाई टेम्परेचर पर इनको रेयर, वैसे अगर नॉर्मल करोगे तो इनकी बॉडी, लिम्स और टेल वो नॉर्मल साइज़ के रहेंगे, बट यहाँ पर थोड़े से बढ़ जाते हैं, साइज़ में बड़ा हो जाता है, और जब ये साइज़ में बढ़ा हुआ, जब इसको आप मीटिंग कराते हैं तो ये अगली जनरेशन में साइज़ बढ़ा हुआ ही आता है। तो ये आपके एक्वायर्ड कैरेक्टर का एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपका बोनर्स ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो बोनर्स ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, ये एक्सपेरिमेंट कहता है कि जो वेरिएशंस होती हैं जो किसी नेटिव या अननेचुरल इन्वायरमेंट की वजह से होती हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि नेटिव और अननेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो जो नेटिव और अननेचुरल इन्वायरमेंट की वजह से जो वेरिएशन प्रोड्यूस होती हैं, मान लो जैसे कोई दूसरे इन्वायरमेंट में रह रहा था, ठीक है, मान लो डार्विन फिंचेस का मैं एग्जांपल दे देता हूँ। तो मान लो जो फिंचेस थी वो ऐसे आइलैंड पे गई जहाँ पर खाने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसको सीड मिलते हैं, तो उसकी बीक सीड के हिसाब से डेवलप होनी ही थी, तो अननेचुरल इन्वायरमेंट हो गया एक तरह से बेसिकली, ठीक है। उसको मतलब सर्वाइव करने के लिए, उस तरह के सीड खाने के लिए उसको अपनी बीक वैसी बनानी पड़ी, तो ये आपका फिर नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफ़र होने लगा, ठीक है। तो ये आपका बोनर का एक्सपेरिमेंट था, ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उसके बाद आपका और भी एक दो और एग्जांपल है। टावर ने भी एक्सपेरिमेंट करा था, उसने टावर्स का एक्सपेरिमेंट मैं लिख देता हूँ, टावर एक्सपेरिमेंट। टावर ने क्या एक्सपेरिमेंट करा, टावर ने एक्सपेरिमेंट करके बताया कि जो बीटल्स है, बीटल्स पता है ना आपको, बीटल्स पोटैटो की वैरायटी है, ठीक है। तो बीटल्स जो है आपका, अगर इसको आप एबनॉर्मल टेम्परेचर पे, ठीक है, एबनॉर्मल टेम्परेचर पे और ह्यूमिडिटी के साथ इसको अगर आप ग्रो कराते हो तो इसमें कलर वेरिएशन आ जाता है, और ये कलर वेरिएशन आपका अगली जनरेशन में ट्रांसमिट हो जाता है। मतलब एबनॉर्मल टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, मतलब जो नॉर्मली होता है उससे कुछ हटके अगर तुमने इसको दे दिया ना एबनॉर्मल ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर, तो यहाँ पर इसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है, कलर वेरिएशन आ जाता है, और फिर ये कलर वेरिएशन आपका नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट थे जो सपोर्ट कर रहे हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर को, ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पे बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला। तो मैं यहाँ पे मतलब क्या कंक्लूड क्या कर सकता हूँ मैं, ये इन बातों को बताने के बाद और इतना कुछ समझने के बाद हम क्या कह सकते हैं कि जो नियो लैमार्किज्म है वो कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो वो तीन बातें कहना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि जो जर्म सेल्स हैं वो सोमेटिक सेल से भी बन सकती हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि एक्वायर्ड कैरेक्टर जो थे वो आपके एक्वायर्ड तो कौन से में होंगे, सोमेटिक सेल्स में होंगे, बट ये सोमेटिक सेल्स जो होती हैं वो अगली जनरेशन में ट्रांसमिट हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जर्म सेल्स हैं वो सोमेटिक सेल्स से थोड़ा सा फॉर्म हो जा रही हैं, ठीक है। तो पहला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स फ्रॉम सोमेटिक सेल्स, ठीक है। ये दूसरा मैं यहाँ पे कंक्लूड कर सकता हूँ कि जो इन्वायरमेंट का इफेक्ट होता है जर्म सेल्स पे वो सोमेटिक सेल्स के थ्रू होता है। जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट आता है वो आपका सीधा जर्म सेल्स पे आता है या नहीं आता है वो तो एक अलग मुद्दा है, बट सोमेटिक सेल्स की वजह से इन्वायरमेंट का इफेक्ट आता ही है, ठीक है। तो दूसरा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इफेक्ट ऑफ
इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन जर्म सेल्स थ्रू सोमेटिक सेल्स। ठीक है, तो दूसरा आपका ये हो गया। फिर तीसरा मैं यहाँ पे कंक्लूजन ये निकाल सकता हूँ कि जो इन्वायरमेंट है उसका डायरेक्ट इफेक्ट भी होता है जर्म सेल्स पे। ठीक है, तो इन्वायरमेंट हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन जर्म सेल्स। ठीक है, तो ये तीन जो मेन पॉइंट है वो तीन है आपके जो यहाँ पे देखते हो। पहला बोलता है कि जो जर्म सेल्स हैं वो सोमेटिक सेल से फॉर्म हो रही हैं। दूसरा, इन्वायरमेंट का जो इफेक्ट आ रहा है वो आपका जर्म सेल्स पे आ रहा है सोमेटिक सेल्स के थ्रू। और तीसरा, डायरेक्ट इफेक्ट भी है इन्वायरमेंट का जर्म सेल्स के ऊपर। ठीक है, तो ये सब ऊपर वाले जो जितना भी हमने ये एक्सपेरिमेंट बताया ना मैंने आपको, वो सब इस चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये आपका कंक्लूजन में हम यहाँ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब इससे क्या प्रूफ होता है, इससे क्या प्रूफ होता है, तो अब मैं बताता हूँ कि लेमार्किज्म क्या प्रूफ करता है इससे। ठीक है, तो गाइस इससे जो न्यू लेमार्किज्म है उससे क्या प्रूफ होता है। ठीक है, तो व्हाट इट प्रूव्स, इट प्रूव्स दैट, इसने 3-4 चीज़ें प्रूफ करती है ये जो न्यू लेमार्किज्म है। सबसे पहला तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि जर्म सेल्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरमेंटल चेंजेस। ठीक है, हमने देख लिया ऊपर के एनवायरमेंट का कैसे इफेक्ट आया आपका जर्म सेल्स के ऊपर। तो पहला मैं लिख दूंगा, जर्म सेल्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरमेंटल चेंजेस। ठीक है, तो ये चेंजेस है, डेल्टा चेंज होता है ना, तो चेंजेस। ठीक है, उसके बाद दूसरा, पहला तो ये हो गया कि जो एनवायरनमेंट है, जो एनवायरनमेंट है हाँ वो जर्म सेल्स को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, दूसरा हो गया आपका कि जर्म सेल्स में कैरी एक्वायर्ड और सोमेटिक वेरिएशन टू द ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो जो जर्म सेल्स हैं वो आपकी सोमेटिक जर्म सेल्स में कैरी एक्वायर्ड और सोमेटिक वेरिएशन। ठीक है, तो जो जर्म सेल्स हैं उनसे आपका सोमेटिक या एक्वायर्ड दोनों तरह का वेरिएशन जा सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसके बाद। ठीक है, तो दूसरा हो गया आपका, जर्म सेल्स में कैरी एक्वायर्ड और सोमेटिक वेरिएशन टू द ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, तो ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पर मैं आपको नाम बता देता हूँ, हैरिसन्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, इस एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि इसने हैरिसन ने क्या करा, मोथ पे एक एक्सपेरिमेंट करा। मोथ समझते हैं ना आप? हाँ, तो जो मोथ होता है उस पर एक एक्सपेरिमेंट करा। इसने क्या करा, जो पेल मोथ था आपका, मोथ में भी जो एक पेल मोथ होता है, उस पेल मोथ को इसने फीड कराया। इसने फीड कराया किस पे, मैंगनीज कोटेड फूड। ठीक है, तो इसने इस पेल मोथ को मैंगनीज कोटेड फूड पे फीड कराया और फिर इसने देखा कि जो मोथ है वो आपका उसका वेरिएशन में मेलानिक वैरायटी डेवलप हो गई है। ठीक है, सो मेलानिक वैरायटी ऑफ मोथ। ठीक है, तो मेलानिक वैरायटी ऑफ मोथ हो गई, मतलब खाया उसने सोमेटिक सेल्स के सारा काम हो रहा है, बट ये देखा कि मेलानिक वैरायटी ऑफ मोथ प्रोड्यूस हो गई। तो इसका मतलब जर्म सेल्स में कैरी एक्वायर्ड और सोमेटिक वेरिएशन। ठीक है, तो एक ही बात है, एक्वायर्ड या सोमेटिक वेरिएशन वो कैरी कर रही है। ठीक है, उसके बाद तीसरा आपका है, जर्म सेल्स में बी अफेक्टेड डायरेक्टली बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, तो जर्म सेल्स डायरेक्टली अफेक्ट हो सकती है एनवायरमेंटल फैक्टर से। ये हमने अभी एक्सपेरिमेंट देखा, किसका एक्सपेरिमेंट, टावर्स का एक्सपेरिमेंट देखा ना हमने, जो बीटल्स पे उसने एक्सपेरिमेंट करा था। उसने क्या ऑब्जर्व करा, उसने ऑब्जर्व करा कि डायरेक्टली अगर आप वो ह्यूमिडिटी और एबनॉर्मल टेम्परेचर अगर आप प्रोवाइड करा रहे हो बीटल्स को, तो उनका कलर चेंज हो जाएगा और वो कलर चेंज आपका नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफर हो रहा है। तो वो तीसरे पॉइंट को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आपका, सोमेटिक कैरेक्टर आर रिजल्ट ऑफ इनहेरिटेंस बिटवीन जीन्स एंड एनवायरमेंट। तो जो सोमेटिक कैरेक्टर है आपका, जो आप एक्वायर्ड करते हो, वो रिजल्ट है किसका, इनहेरिटेंस बिटवीन जीन्स एंड एनवायरमेंट। तो इन्वायरमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। ठीक है, तो इन्वायरमेंट और जीन्स का इनहेरिटेंस है सोमेटिक कैरेक्टर। सोमेटिक कैरेक्टर जो वो रिजल्ट है इनहेरिटेंस बिटवीन जीन्स एंड एनवायरमेंट। ठीक है, तो ये हमारा लेमार्क था। अब उसके बाद हम शुरू करेंगे डार्विन।